ऑफिस से फोन कर सुदेश ने शिवानी को बताया कि मैं शांति निकेतन जा रहा हूँ। शांति निकेतन यानी वृद्धाश्रम शहर के कोने में स्थित है। यह आश्रम यहाँ ऐसे बेसहारा लाचार वृद्धों को शरण मिलती है जिनकी देखभाल करने वाला अपना इस संसार में कोई नहीं होता। रोजमर्रा की सारी सुविधाएं यहाँ प्रदान तो की जाती है, पर बदले में मोटी रकम भी वसूली जाती है। बिना किसी पूर्व सूचना के क्यों जा रहा है सुदेश शांति निकेतन? जरूर कोई गंभीर बात होगी। यह सोचकर शिवानी कार में बैठी और सुदेश के दफ्तर पहुंच गई। उसने पूछा, क्या हुआ, सब खैरियत तो है? शिवानी, माँ पिछले 2 साल से शांति निकेतन में रह रही है। आश्रम से महंत जी का फोन आया था। गुसल खाने में फिसलकर गिर पड़ी है। सुदेश की आवाज़ के भारीपन से ही शिवानी ने अंदाजा लगा लिया था कि माँ के अल लगाव से मन में दबी ढकी भावनाएं इस पर जीवंत हो उठी हैं। हम चलते हैं सुदेश, सब ठीक हो जाएगा, अच्छा होगा। माँ को यदि किसी विशेषज्ञ को दिखाएंगे। सुरेश, रुपये बैंक से निकलवा कर चलते हैं, पता नहीं कब कितने की ज़रूरत पड़ जाए। मैं तो इस घटना को सुनने के बाद इतना परेशान हो गया था कि रुपयों का मुझे ख्याल ही नहीं आया। प्राइवेट अस्पताल में रुपये की तो ज़रूरत पड़ेगी ही। कुछ ही समय में शिवानी रुपये लेकर आ गई। कार स्टार्ट करते ही पत्नी की बगल में बैठे सुदेश की यादों में 2 साल पहले का वह दृश्य सजीव हो उठा, जब तेरी एक कुटिल दृष्टि से शिवानी ने माँ को इतना अपमानित किया था कि वह चुपचाप अपना सामान बांधकर घर से चली गई थी। सुदेश, मेरी जिंदगी कितनी ही बची है मेरे लिए, तू अपनी गृहस्थी में दरार मत डाल। जाना तो माँ सभी को है, और रही दरार की बात तो वह तो पहले ही पड़ चुकी है। अब कहीं वह दरार खाई में ना बदल जाए, यह सोच लीजिए। माँ के सधे हुए आग्रह को तिरस्कार की पैनी धार से काटती हुई शिवानी बोली। वह तो इसी इंतजार में बैठी थी कि कब माँ घर छोड़े और सब उसका हो जाए। कहीं सुदेश माँ के पैरों में पुत्र की बेड़ियां डालकर उन्हें रोक डाले, इस बात का डर था शिवानी को। अगले ही दिन सुदेश ने फोन पर कुटिल हंसी की खनक में डूबी और बुलंद आवाज के साथ शिवानी को किसी से बात करते सुना। जिंदगी भर अब पास ना भटकने देने का इंतजाम कर लिया है। कुशल क्षेम पूछना तो दूर, सुदेश श्राद्ध तक नहीं करेगा माँ का। उस दिन पत्नी के शब्दों ने सुदेश को झकझोर दिया था। समझ ही नहीं पाया कि वह क्या करे, पर जब आंखों से पर्दा हटा तो उसने निर्णय लिया कि किसी भी हाल में माँ को जाने नहीं देगा। रोया, गिड़गिड़ाया, हाथ जोड़े, पैर छुए, पर माँ नहीं रुकी। दयनीय बनना उनकी फितरत में नहीं था। माँ स्वाभिमानु शुरू से थी। माँ के जाने के बाद उनके तकिए के नीचे से एक लिफाफा मिला था। लिखा था, इंसान क्यों अपने आप को परिवार की माला में पिरोता है, इसलिए ना कि परिवार का हर संबंधी एक दूसरे के लिए सुख दुख का साथी बने। लेकिन जब वक्त और रिश्तों के खिंचाव से परिवार की डोर टूटने लगे तो अकेले मोती की तरह इधर उधर डालने या अपने इर्द गिर्द बने सन्नाटे में दुबक जाने के बजाय वहाँ से हट जाना बेहतर होता है। हमेशा के लिए नहीं, कुछ समय के लिए ही जा रही हूँ, पर यह समय कुछ दिन, कुछ महीने या फिर कुछ सालों का भी हो सकता है। दिल से दिल के तार जुड़े होते हैं और यह तार कब झंकृत होते हैं तो पता चल जाता है कि हमें किसी ने याद किया है। जिस पल हमें ऐसा महसूस होगा हम जरूर मिलेंगे। अम्मा, तेज बारिश हो रही थी। गाड़ी से बाहर देखने की कोशिश में सुदेश ने अपना चेहरा खिड़की के शीशे से सटा दिया। बाहर खिड़की के कांच पर गिर रही एक एक बूंद धीरे धीरे एक साथ मिलकर पूरे कांच को ढक देती थी। जरा सा कांच पोंछने पर सुदेश को हर बार एक चेहरा दिखाई देता था। ढेर सारा वात्सल्य समेटे झुर्रियां भरा वह चेहरा जिसने उसे दिया 9 माह अपनी कोख में रखा, अपने रक्त मांस से सींचा, आंचल की छाप दी, उसका स्वास्थ्य, उसकी पढ़ाई, उसकी खुशी, माँ की पूरी दुनिया ही सुदेश के इर्द गिर्द समेटी थी। जिन प्रतिकूल परिस्थितियों में शिवानी और सुदेश विवाह सूत्र में बंधे थे, उन हालात में शिवानी को परिवार का अंश बनने के लिए माँ को न जाने कितना संघर्ष करना पड़ा था। लाखों रुपए के दहेज का प्रस्ताव लेकर कई संपन्न परिवारों से सुदेश के लिए रिश्ते आए थे, पर माँ ने बेटे की पसंद को ही सर्वोपरि माना। माँ यही दोहराती कि
गरीब घर की लड़की अधिक संवेदनशील होगी, घर का वातावरण सुखमय बनाएगी, अच्छी पत्नी और अच्छी बहू साबित होगी। पास पड़ोस के अनुभवी किस्से कहानियों को सुन सुदेश ने यही निष्कर्ष निकाला था कि बहू के आते ही घर का वातावरण बदल जाता है। सुदेश का मन किसी अज्ञात आशंका से घिरा था। माँ यह समझ गई थी। बड़ी ही समझदारी से उन्होंने सुदेश को समझाया था, बेटा, लोग हमेशा बहुओं को ही दोषी ठहराते हैं, पर मेरी समझ में ऐसा होता नहीं है। घर में जब भी कोई नया सामान आता है तो पुराने सामान को हटाना ही पड़ता है। नया पत्ता तभी साख पर लगता है जब पुराना उखड़ता है। माँ ने शिवानी को प्यार और अपनत्व से और शिवानी ने उन्हें सम्मान और कर्तव्य निष्ठा से अपना लिया। बहू में उनकी आत्मा बसती थी। उसे सजते संवरते देख माँ मधु भाव से हिलोरे लेती। शिवानी की कमियों को कोई गिनवाता, संभाल लेती। मेरी बहू को ही क्या आता था, पर धीरे धीरे जिम्मेदारियों के बोझ तले सब कुछ सीख चली गई। 2 वर्ष बीतते बीतते सुदेश जुड़वा बेटों का बाप बन गया। माँ के चेहरे पर भारी संतोष की आवाज़ झलक उठी। उसी दिन के लिए ही तो जैसे जी रही थी। वह अस्पताल के कॉरिडोर में नर्सों डॉक्टरों से बातचीत करती माँ को देखकर कौन कह सकता था कि वह घर से बाहर कभी नहीं निकली थी। राम श्याम नाम रखा उन्होंने अपने पोतों का। 40 दिन तक उन्होंने शिवानी को बिस्तर से उठने नहीं दिया। कविता को भी बुलवा लिया। ननद भाभी गप्पे मारती, माँ चौका संभालती। अब तो महीनों होने को आया। मेरी सास तो 21 दिन बाद ही घर की बागडोर मुझे संभालने को कहकर खुद आराम करती हैं। माँ की भागदौड़ से परेशान, कविता ने कहा। तो माँ ने पूरा सा मुंह बनाया। तेरी ससुराल में होता होगा थोड़ा बहुत काम करने से शरीर में जंग नहीं लगता। थोड़ा बहुत, कविता ने आश्चर्य स्वर से पूछा था। संयुक्त परिवार की यही परिभाषा है, जरूरत पड़ने पर एक दूसरे के काम आओ। कच्चा शरीर है, कहीं कुछ ऊंच नीच हो गई तो जिंदगी भर का रोना। 1.25 महीना बीत गया। कविता अपनी ससुराल लौट रही थी। माँ बाबूजी हमेशा भरपूर नेक देते थे और इस बार तो राम श्याम भी आ गए थे। कविता ने मुनहार की। 2 दिन बाद तो मैं चली जाऊंगी। माँ, एक बार बाजार तो मेरे साथ चलो। ऐसा कर सुदेश दफ्तर के लिए निकले तो दोनों ननद भाभी उसके साथ ही निकल जाओ। जो चाहिए खरीद लो, पेमेंट बाबूजी कर देंगे। आपके साथ जाने का मन है माँ, एक दिन भाभी संभाल लेगी, कविता ने मचलकर कहा। तो माँ की आंखें नम हो गई थी। फिर कभी सही, तेरे जाने की तैयारी भी तो करनी है। कविता समझ गई थी कि बेटी के रिक्त स्थान के अपनी जगह शून्य तो बनाया हुआ है, पर बाबूजी और माँ बहू के नाच की डोलियां भी बड़े लाड से उठा रहे। बाबूजी की मृत्यु के बाद बहुत कुछ बदल गया। उन 13 दिनों में ही माँ बेहद थकी थकी सी रहने लगी थी। शिवानी और सुदेश माँ का बेहद ध्यान रख रहे थे, पर आने वाले लंबी सांस भरकर माँ को चेतावनी जरूर दे जाते थे। पति के जाने के बाद पत्नी का सब कुछ छिन जाता है, जितने मुंह उतनी बातें। ऐसी नकारात्मक सोच से उनके हंसते खेलते परिवार का वातावरण दूषित ना हो जाए। माँ ने 4 दिनों में ही बाबूजी का उठवाना कर दिया। लोगों ने आलोचना में कहा, बड़ी मॉडर्न हो गई हो सुषमा, पर माँ तो माँ ठहरी। लोगों की आवाज़ आखिर बंद हुई तो दिनचर्या पुराने ढर्रे पर लौट आई। माँ हर समय इसी कोशिश में रहती कि घर का वातावरण दूषित ना हो। उसी तरह बच्चों के साथ हंसती खेलती घर का कामकाज भी करती, लेकिन 9 बजे के बाद वह जग नहीं पाती थी और कमरे का दरवाज़ा बंद करके सो जाती। सुदेश अच्छी तरह समझता था कि 12 बजे तक जागने वाली माँ 9 बजे कभी सो ही नहीं सकती। सुदेश उन्हीं की गोद में तो पला बढ़ा था। एक रात 12 बजे दरवाजे की दरार में से पतली प्रकाश की किरण बाहर निकलती दिखाई दी तो सुरेश उनके कमरे में चला गया। माँ लैंप के मध्यम प्रकाश में स्वामी विवेकानंद की कोई पुस्तक पढ़ती जा रही थी और रोती भी जा रही थी। सुदेश ने धीरे से उनके हाथ से पुस्तक ली और बंद करके पास स्टूल पर रखकर उनकी बगल में बैठ गया। माँ उठकर पलंग पर बैठ गई और बोली, तू सोया नहीं? आप नहीं सोई तो मैं कैसे सो जाऊं? इस तरह से तो आप कोई
बीमारी पाल लेंगी। सुदेश ने चिंतित स्वर में कहा, अच्छा है, मेरे जीने का मकसद ही क्या रह गया है। तेरे बाबूजी ने मुझे सब कुछ दे दिया, धन, ऐश्वर्य, मान सम्मान, जिंदगी से कोई शिकायत नहीं है। मुझे दोनों बच्चों की शादी हो गई, अपनी अपनी गृहस्थी में रमे हुए हो। तुम दोनों नाती पोतों का मुंह देख लिया। तेरे बाबूजी के बिना अब एक दिन भारी लग रहा है। सुदेश ने पहली बार माँ को कमजोर पड़ते देखा था, और सुबह शाम मैं आपका चेहरा ना देखूं तो मुझे चैन पड़ता है। क्या कभी सोचा है माँ कि मैं आपके बिना कैसे रह पाऊंगा? माँ ने बेटे के थरथराते होठ पर हाथ रख दिया। बेटे की आंखों में टपका एक एक आंसू का कतरा उन्होंने अपने आंचल में समेट लिया था। उस दिन के बाद से सुदेश माँ को एक पल के लिए भी अकेला नहीं छोड़ता था। माँ को अकेलापन महसूस ना हो, इसलिए राम श्याम के पास ही सोने लगे। वैसे भी उन्होंने ही उन्हें पाला था। अब वह बच्चों को स्कूल बस तक छोड़ने और लेने भी जाने लगी। घर लौटकर उनका होमवर्क भी माँ ही करवा देती थी। सुदेश हर काम माँ से पूछकर या बताकर करता, यहाँ तक कि सुबह शाम सब्जी कौन सी बनेगी यह भी माँ से ही पूछा जाता। शाम को कविता भी पति के साथ आ जाती थी। इस तरह घर का माहौल तो बदल गया, पर शिवानी को अपना अधिकार चिंता सा लगने लगा। पति का माँ के प्रति जरूरत से ज़्यादा जुड़ाव उसे पसंद नहीं आया। उठते बैठते सुदेश को उलाहना देती, ऐसी भी क्या मातृभक्ति की, उठते बैठते सोते जागते माँ की आराधना ही करते रहो। शिवानी, कुछ ही समय की बात है, समय स्वयं मरहम का काम करता है। धीरे धीरे माँ भी सहज होती चली जाएगी। बाबूजी और माँ का साथ दीपक बाती का साथ था। जरा सोचो कैसे जीती होंगी वह बाबूजी की मृत्यु के बाद। अजी, पिताजी तो मेरे भी गुजरे थे। 2-4 दिन रहकर सामाजिकता निभाई और अपने घर के होकर रह गई। यहाँ तो चाह माँ से गमी का माहौल चल रहा है, ऊपर से कविता दीदी अलग धमक पड़ती है। सुरेश ने शिवानी के होठ को कसकर दबा दिया था, पर चौखट पर खड़ी कविता ने सब कुछ सुन लिया था। उसके तो तन बदन में आग सी लग गई थी, पर सीधे शिवानी से कुछ न कहकर माँ से जरूर मन की भड़ास निकाली थी। 3 ननदें हैं मेरी, हफ्ते में बारी बारी से तीनों आती हैं। मेरी सास के साथ मुंह से मुंह जोड़कर बैठी रहती हैं। चौकी में मैं अकेली पीसती हूँ, सब्जी काट कर भी कोई नहीं देता। एक यह घर है, सब कुछ किया कराया मिलता है, तब भी बहू को चैन नहीं। तेरी ससुराल में होता होगा, बहू तो घर की लक्ष्मी होती है, उसकी निंदा कोई बेटी से क्यों करे? वह पहले ही अपना घर छोड़कर पराये की हो गई। कविता की बातों को बीच में काटकर माँ ने सफाई से बीच बचाव करते हुए कहा था, पर बेटी के जाने के बाद उन्होंने बारीकी से विश्लेषण किया। सुहागन का उजड़ा वह धब उन्हें मिला, ना किसी से कुछ मांगा ही ना गिला शिकवा किया। चुपचाप कोने में बैठी किताबों में मन बहलाती रही। फिर भी घर का वातावरण दूषित क्यों हो गया? मन में यह विचार आया कि कहीं ऐसा तो नहीं सुदेश उन्हें ज़्यादा समय देने लगा है, इसलिए शिवानी चिड़चिड़ी हो गई है। हर पत्नी को अपने पति का साधिन भाती ही है। माँ ने एक अहम फैसला लिया। अगले दिन शाम होते ही वह सत्संग पर निकल गई थी। अपनी हम उम्र औरतों के साथ मिलकर कुछ देर प्रवचन सुनती रही, फिर गपशप में थोड़ा समय व्यतीत कर वापस आ गई। यही दिनचर्या आगे भी चलती रही। हमेशा की तरह सुदेश माँ के कमरे में जाता और जब वह नहीं मिलती तो शिवानी से प्रश्न करता। शिवानी 10 दलीलें देती, पर सुदेश को चैन नहीं था। व्यावहारिक दृष्टिकोण रखने वाली माँ कर्म पर विश्वास करती थी। घर छोड़कर सत्संग कथा कीर्तन करने वाली महिलाओं को माँ हे दृष्टि से ही देखती थी। फिर अब क्या हो गया? शिवानी फखर बख्ता की तरह बोली। बाबूजी के गुजरने के बाद माँ जी कुछ ज़्यादा ही नेम नियम मानने लगी हैं। शायद समाज के भय से अपने वैधव्य के प्रति अधिक सतर्कता बरतनी शुरू कर दी है। एक शाम माँ घर लौटी तो घर कुरुक्षेत्र का मैदान बना हुआ था। शिवानी बुरी तरह चीख रही थी। सुदेश का स्वर धीमा था, फिर भी माँ ने इतना तो सुन ही लिया था। दाल रोटी का खर्च तो निकलता नहीं, फल दूध कहाँ से लाऊं? रात को शिवानी माँ के कमरे में फल दूध रखने गई तो
उन्होंने बहू को अपने पास बिठा लिया और बोली, एक बात कहूँ शिवानी? जी माँ। उसने लगा माँ ने शायद हम दोनों की बात सुन ली है। तुमने एमए बीएड किया है और शादी से पहले भी तुम एक पब्लिक स्कूल में पढ़ाती थी। वह तो ठीक है माँ, पर तब घर परिवार की कोई जिम्मेदारी नहीं थी। अब राम श्याम भी है, उन्हें कौन संभालेगा? शिवानी के चेहरे पर चिड़चिड़ाहट के भाव तर गए। मैं संभालूंगी, माँ ने दृढ़ता से कहा। 4 पैसे घर में आएंगे तो घर भी सुचारू रूप से चलेगा। सास बहू की बात चल रही थी जब सुदेश और कविता कमरे में आए। शिवानी चौके में चाय नाश्ते का प्रबंध करने गई तो सुदेश ने ब्रीफकेस खोलकर एक एक कर कागज माँ के सामने फैलाने शुरू कर दिए और फिर बोला, माँ, सीडीपी फंड इंश्योरेंस कुल मिलाकर 5 लाख रुपए मिले हैं। मिल तो और भी सकते थे, पर बाबूजी ने यहाँ से थोड़ा थोड़ा ऋण लेकर हमारी शादियाँ और शिक्षा आदि पर खर्च किया था। 1000 महीना तुम्हें पेंशन मिलेगी। अरे बेटा, मैं क्या करूँगी इतने पैसों का? तुम ही रखो यह कागज अपने पास। माँ, पैसा तुम्हारा है, सुख दुख में तुम्हारे काम आएगा। सुदेश ने लिफाफा माँ को पकड़ा दिया। शिवानी ने सुना तो अपना माथा पीट लिया। बाद में सुदेश को आड़े हाथों लेकर बोली, राजी खुशी माँ तुम्हें अपनी जमा पूंजी सौंप रही थी तो ले क्यों ना ली? अब बुढ़िया सांप की तरह पैसे पर कुंडली मारकर बैठी रहेगी। तड़ाक एक झन्नाटेदार थप्पड़ पड़ा शिवानी के गाल पर। यह क्या हो गया है? माँ, छुड़ाकर शिक्षा सभी पर पानी फेर दिया। सुदेश ने अश्रुपूर्ण दृष्टि से कविता की ओर माँ ने देखा था, जैसे पूछ रही हो कि यह सब क्यों हो रहा है। इस घर में कुछ देर तक नेत्रों की भाषा पढ़ने की कोशिश की, पर एक दूसरे से कोई वार्तालाप नहीं हो सका। अचानक कविता का स्वर उभरा, सारी लड़ाई पैसों को लेकर है। बाबूजी थे तो इन पर कोई जिम्मेदारी नहीं थी, अब खर्चा करना पड़ रहा है तो परेशानी हो रही है। माँ ने दीर्घ निश्वास भरा। मैंने तो शिवानी से कहा है कि कोई नौकरी तलाश ले, कुछ पेंशन के पैसे सुदेश को मैं दे दूंगी। जीवन में ऐसे ढेरों चढ़ाव उतार आते हैं जो चुपचाप गुजर जाते हैं। बच्चे दादी को प्यार करते, पड़ोसी पर माँ से सलाह मशवरा करते। कविता और सुदेश माँ को सम्मान देते तो शिवानी चिढ़ती। पता नहीं क्यों, चाहे माँ यही प्यार सम्मान अपनी तरफ से एक तरफ बहू की थाली में परोस भी देती, फिर भी न जाने क्यों शिवानी का व्यवहार बस से बदतर होता चला गया। माँ के हर काम में मीन मेख निकालना, छोटी छोटी बातों पर रूठना, घर परिवार की जिम्मेदारी के प्रति उदासीनता उनके व्यवहार के हिस्से बनते चले गए। 2 बरस बाद बाबूजी का श्राद्ध था। कविता को तो आना ही था। बेटी के बिना ब्रह्म भोज कैसा? उस दिन पहली बार स्थिर दृष्टि से कविता ने माँ को देखा। कदाचित जिम्मेदारियों के बोझ में माँ बूढ़ी हो गई। हर समय तनाव की स्थिति में रहने की वजह से घुटनों में दर्द होना शुरू हो गया था। ब्रह्म भोज समाप्त हुआ तो माँ धूप में खटिया डालकर बैठ गई। सुदेश, कविता और शिवानी को भी अपने पास आकर बैठने को कहा। तेल की शीशी में से तेल निकालकर अपने टखनों पर धीरे धीरे मलती हुई माँ बोली, याद है सुदेश, मैंने एक बार कहा था कि घर में कोई भी नया सामान तभी जगह पा सकता है जब पुराने सामान को अपनी जगह से हटाया जाए। इसी तरह जब परिवार के लोग पुराने सामान को कूड़ा समझकर फेंकने पर ही उतारू हो जाए तो भलाई इसी में है कि उस सामान को किसी सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दिया जाए। शायद वह सामान तब भी किसी के काम आ सके। जो इंसान समझौता करते हैं वही सार्थक जीवन जीते हैं, पर जो समझौता करते करते टूट जाते हैं वो कायर कहलाते हैं। और मैं कायर नहीं हूँ। माँ के बच्चे उनका मन समझे या नहीं, पर अगले दिन वह कमरे में नहीं थी। तकिए के नीचे एक नीला लिफाफा ही मिला था। विचारों में डूबता उतरता सुदेश आश्रम के जंग खाए विशालकाय गेट के सामने आ खड़ा हुआ। सड़क पतली, वीरान और खामोश थी। जाने उसे यहाँ आकर ऐसा क्यों लग रहा था कि माँ पूर्ण रूप से यहाँ सुरक्षित है। उनकी सारी चिंताएं, तनाव ना जाने कहाँ खो गए। गेट खोलकर सुदेश अंदर आया तो माँ अपने कमरे में बैठी एक बच्ची को वर्णमाला का पाठ पढ़ा रही थी। सुदेश को देखते उनकी आंखें भर आई। तू कब आया? आंसू भरी आंखों को छिपाने के लिए
इधर उधर देखने लगी। दोबारा पूछा, अकेले ही आया? मेरी बहू शिवानी कहाँ है? राम श्याम कैसे हैं? होमवर्क करते हैं कि नहीं? सुदेश ने माँ का हाथ अपने हाथ में थाम लिया और बोला, माँ सब कुछ एक ही पल में पूछ लोगी। माँ को धैर्य कहाँ था। सुदेश को समझाते हुए बोली, बेटा तू बहू को काम पर जाने से मत रोकना। जानता है जब बच्चे सेटल हो जाते हैं तो औरत को खालीपन का एहसास होने लगता है। ऐसा लगता है जैसे वह एक निरर्थक सी जिंदगी जी रही है, एक ऐसी जिंदगी जिसका इस्तेमाल करके बच्चे और पति अपने अपने क्षेत्रों में सफल हो गए और वह उपेक्षित सी एक कोने में पड़ी है। अपने भीतर एक दर्द को ढकेलने के लिए माँ ने हल्की मुस्कान के साथ अपनी नज़र सुदेश पर टिका दी थी। सुदेश बार बार माँ को शांत कराता, उनका ध्यान दूसरी बातों में लगाने का प्रयास करता, पर जहाँ यादों का खजाना और पीड़ा का मलबा हो वहाँ अपने लिए छोटा सा कोना भी पा सकना मुश्किल है। सुदेश क्या खाएगा? तू मठरी, पेठा, लड्डू और माँ दीवार की तरफ होकर अलमारी में से डब्बे निकालने लगी। माँ अब भी अपनी में आप यह सब रखती हो? कौन ला कर देता है यह सारा सामान तुम्हें? सुदेश ने छोटे से बच्चे की तरह मचलकर पूछा। चौकीदार को 5 रुपये देकर मंगा लेती हूँ। यहाँ भी राम श्याम की तरह कई नन्हे नन्हे बाल गोपाल हैं, कमरे में आते ही कुछ भी मांगने लगते हैं। सच में सुदेश, ऐसा लगता है खाते वो हैं और तन मेरा लगता है। सुदेश सोच रहा था, भावनाओं और अनुराग की कोई सीमा नहीं होती। जिसका आंचल प्यार, दया और ममता से भरा होता है वह कहीं भी इन भावनाओं को बांट लेते हैं। माँ अलमारी में रखे डब्बे में से सामान निकाल रही थी कि अचानक शिवानी का स्वर गूंजा, माँ मुझे कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ अपनी गोद में सिर रखकर हमें लेटने दीजिए। तू कब आई? माँ आत्मविभोर हो उठी थी। सुदेश के साथ ही आई। माँ जानती हैं आपके जाने के बाद कितनी अकेले हो गए थे हम, कितना सहारा मिलता था आपसे। निश्चिंत होकर स्कूल जाती, लौटती तो सब कुछ बना बनाया पका पकाया मिलता था। घर का दरवाज़ा तो खुला ही रहता था। अहम की अग्नि में राख हुई। मैं यह भी न जान पाई कि बच्चों को जो सुख आनंद नानी दादी के मुंह से सुनी कहानियों में मिलता है वह वीडियो कैसेट में कहाँ। बच्चों के स्कूल बैग टटोलती तो छोटे छोटे चोरी से लाए सामान मिलते। सुदेश घंटों आपकी फ़ोटो के पास बैठे रहते, फिर मन का संताप दूर करने के लिए नशे का सहारा लेते तो मन तिरोहित हो उठता कि क्यों जाने दिया मैंने आपको। मैंने सुदेश से अनुनय की कि मुझे एक बार माँ से मिलना, पर वह नहीं माने। कैसे मानते? मेरे दुर्व्यवहार की परिणति से ही तो आपको घर से बेघर होना पड़ा था। मेरे मन में प्रश्न उठा कि क्या स्नेह की आंच से माँ के मन में ठोस कोई कोमल भावनाओं को पिघलाया नहीं जा सकता। माँ का आंचल तो सुरक्षा प्रदान करता है, एक ऐसे प्यार की भावना देता है जिसके उजाले से तन मन भीग जाता। माँ चुप्पी साधे रही, शुरू से ही चिंतन मनन करने के बाद ही किसी निर्णय पर पहुंचती थी। माँ समझ रही थी सुदेश बेचैन है, अंदर ही अंदर खौल रहा था। माँ ने उसकी जिज्ञासा शांत की, क्योंकि इंसान एक ऐसा प्राणी है जो राग द्वेष जैसी भावनाओं से घिरा रहता है। सच माँ, मेरा विरोध आज मुझे उस मुकाम पर ले आया जहाँ आत्मसम्मान के नाम पर रुपया पैसा, आरामदायक जिंदगी होते हुए भी घर खाली है, साथ है तो केवल अकेलापन। यह सब मैं अब समझ पाई हूँ। अपने मन के सामने अपराध बोध बनी शिवानी माँ के कथन की सच्चाई को सहन कर हृदय की पीड़ा के चक्र से अपने आप को मुक्त करती बोली, तो माँ की आंखों से भी आंसुओं की अविरल धारा बह निकली। माँ, हम तो बातों में ही उलझ गए, आपको लेने आए हैं। कहाँ चोट लगी है आपको? सुदेश नन्हे बालक की तरह मचल उठा। अरे कुछ नहीं हुआ मुझे, तुमसे मिलने को जी चाहा तो बहाना बना दिया, महंत जी से फोन करवा दिया। जानती थी मैं तुम्हें याद करती हूँ तो तुम लोग भी जरूर याद करते हो। दिल से दिल के तार मिले होते हैं ना, तो फिर माँ चलोगी ना हमारे साथ? सुदेश ने पूछा। तो माँ हंसती। मैंने कब मना किया? सुदेश ने शिवानी की ओर देखा।
अपने ही ख्यालों में खोई शिवानी भी शायद यही सोच रही थी कि घर परिवार की दौलत छोटी छोटी खुशियां होती है जो एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करने से प्राप्त होती है। आज सही मायने में दोनों को खुशी प्राप्त हुई थी। तो दोस्तों, आज की हमारी कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।